बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड हिस्ट्री की नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है सर बिलाल बिन अब्दुल हफीज ने, जो कि एडीसीजी चकवाल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सर का ताल्लुक पीएमएस 7 से है और फारसी के ऊपर सर की बहुत एक्सटेंसिव स्टडी है। और हमारा पीएमएस 2023 का एक सवाल है कि फारसी बतौर सरकारी जबान दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो उसी सिलसिले में सर से गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि ये दिल्ली दरबार में फारसी बतौर सरकारी जबान कैसे पहुंचती है? जी, हमारा ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडिया के अंदर जो लैंग्वेज थी, बहरहाल वो फारसी नहीं थी। मुकामी आबादी की जो ज़ुबान थी वो उस वक्त, जिस वक्त जो इंडिया के अंदर जो इन्वेजन्स आ रही थी, उनके अंदर ये लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लैंग्वेज ऐसे नहीं हुआ कि इधर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इंडिया को इन्वेड किया और उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के आने के थोड़े अरसे के बाद आफ्टर सम टाइम जो है वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज होगी पब्लिक की बाय एंड लार्ज। ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले बहुत सारी स्ट्रीम्स आई हैं। थोड़ा सा इसको हमें ज़रा बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा। पहले तो जितने भी इंडिया के इन्वेजन्स हैं, जो द्राविड़ी जुबान बोलने वाले लोग थे, द्राविडियंस, द एबोरिजिनल पीपल ऑफ द इंडिया, जो इस इलाके में रिजाइड करते थे, उनको आर्यंस ने एक्सपेल आउट कर दिया था साउदर्न इंडिया की तरफ। और फिर वो जो आर्यंस की स्ट्रीम थी पिछले 3,000 सालों में, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर कल्चर के साथ इस इलाके में रूटेड हो चुकी थी। और समहाउ वो क्लेम करती थी अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी अथॉरिटी को बियॉन्ड जो इंडिया के बॉर्डर्स थे, नोन बॉर्डर्स थे उनसे। तो ये एकदम एक रात या एक ऑटोमेटिकली नहीं हुआ। इसकी स्ट्रीम की कल्मिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फेज है ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला फेज है ट्रांसलेशंस का। अगर आप देखें तो जैसे ही ये दिल्ली सल्तनत इंडिया के अंदर मूव इन होती है और लाहौर तक का जो इलाका है वो बड़ा वो असेंबल कर लेते हैं, उधर अपने हेडक्वार्टर बेस कर लेते हैं, तो वहां पे ट्रांसलेशंस का जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम के ऊपर दो बड़े नाम हैं, एक अबुल फराज रोनी हैं, इसी तरह के साथ मसूद साद सुलेमान हैं। ये बेसिकली लाहौरी पर्शियन जो है वो अपना राइटर्स हैं। इनकी जो राइटिंग्स हैं वो हमें मिलती हैं, नॉन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हैं। अब ये 11वीं 12वीं 13वीं सदी के अंदर ये स्ट्रीम्स जो हैं वो इंडिया में पैदा हो रही। इसके साथ जो ट्रांसलेशंस का वर्क है वो लहदा चल रहा है। ट्रांसलेशंस के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले चचनामा। अब चचनामा का जो ऑथर है वो रिकग्नाइज नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो बकर है, कुछ कहते हैं कि नहीं वो कोई और है। लेकिन अली कूफी जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, ही इज एन इंडियन, जो फिलोसोफर, जो इंडियन लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसको जो है वो ट्रांसलेट किया हुआ है। अच्छा, फिर अगर हम उनके बाद जाएं, आगे देखते हैं, तो हमें दो मजीद चीजें नजर आएंगी। एक मकतूबात हैं, एक मलफूजात हैं। जो मकतूबात हैं ये लेटर्स हैं जो लिखे हैं, जैसे कोई सेंट्स हैं उनके आपस में कोई खतो किताबत होती है। अजमेर शरीफ के जो नोन हैं नाम, या दाता दरबार के जो नोन नेम्स हैं, या आपको इसी तरह के साथ इंडिया के मुख्तलिफ दरबारों के ऊपर जो लोग उस टाइम के ऊपर बैठे हुए थे, या वहां के ऊपर जो खानकाहें चल रही थी, वो लोग जो लेटर्स लिखा करते थे, उनको हम मकतूबात कहते हैं। फिर आ जाते हैं मलफूजात। मलफूजात बेसिकली वो स्क्रिप्चर्स हैं जो या तो किसी किंग ने किसी रोजनामचे की सूरत में लिखे, कोर्ट का कोई अहलकार था उसने किसी डायरी की सूरत में लिख दिए, या वो किसी मिलिट्री लीडर की कंपेन है, उसका रिकॉर्ड जो है वो आपने उसको मलफूज कर लिया, उसको आपने बाइंड कर लिया। अब वो जो उसकी बाइंडिंग होगी उस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर्स की, वो जो पेन डाउन किए गए वो पर्शियंस में हुए। अब इन मकतूबात और मलफूजात के अंदर अगर आप देखें तो इसमें भी ट्रांसलेशन के बड़े अच्छे अच्छे पीसेस हैं। जैसे अगर आप एक अलबेरूनी की जो किताब है, जो कि इंडिया में तो बहरहाल वो नहीं छपी थी, बहरहाल वो किताब जो है वो लिखी और तहरीर करके जहां पर शाया हुई, वो तो बहरहाल जो है वो अरेबियन वर्ल्ड थी उस टाइम की। और जो अब्बासी जो कैलिफेट थी, उस कैलिफेट के अंदर जो है वो उसको ट्रांसलेट किया गया। लेकिन जो लैंग्वेज उसकी ट्रांसलेट की गई, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर उस किताब को ट्रांसलेट किया गया, वो इंडिया के अंदर किया गया। अच्छा, जब इंडिया में अलबेरूनी की किताब जो इंडिया के हवाले से ही लिखी गई पर्शियन में ट्रांसलेट हुई, तो ब्रिटिश सोर्सेज ने इसी सोर्स से आगे उस किताब को ट्रांसलेट किया। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले जो कल्चरल और एकेडमिक कन्वर्जन है पर्शियन लिटरेचर की, वो बिगेन होती है फॉर अबाउट 200 ईयर्स। आफ्टर दैट 200 ईयर्स आपको नजर आता है कि दिल्ली सल्तनत की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज मान जाती है। अच्छा, फिर इसमें एक आगे इंटरेस्टिंग फेज ये है कि चूंकि ये ममलूकों का जो सिलसिला था, इसमें स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजीज, फिर तुगलुक्स,
तुगलुक्स के दौर में आप इसको सही मायने में कह सकते हैं कि जहां पे ये कोर्ट लैंग्वेज बन के अपनी एपेक्स तक पहुंचती है। और उसमें ज़ियाउद्दीन बरनी बड़ा मशहूर नाम है, उनकी तारीख फिरोज शाही जो ज़ियाउद्दीन बरनी की है, उसमें वो पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं दिल्ली सल्तनत की, ममलूक्स के टाइम से लेके उनके हालात क्या थे इंडिया के अंदर जब वो आए तो उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स किए, कैसे इंडिया के अंदर मिलिट्री कैंपेन्स की, और उसके रिजल्ट के अंदर इंडियन पॉपुलेशन के साथ किस किस्म का जो उनका रिलेशनशिप था वो उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो आपको ये तीनों चीजें उनकी उस तरीके फिरोज शाही की जो थीम्स के अंदर आपको मिल जाती हैं। एक और तरीके फिरोज शाही है, ये अफीफ साहब हैं, ये भी एक कोर्ट के हिस्टोरियन है, लेकिन इनकी जो तारीख फिरोज शाही है ये सिर्फ कंसंट्रेटेड है विद वन किंग। जो फिरोज शाह है सिर्फ उसकी डायनेस्टी और उसके रूल्स के हवाले से कि उसने क्या प्रोजेक्ट्स किए, इसमें उसने पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बड़ा इन्वेस्ट किया कि यहाँ पर उन्होंने नहर खुदवा दी, यहाँ पर शाहराह बनाई, खानकाहों के लिए ये जो है वो फ़राइज़ रखे गए, इसी तरह के साथ मदारिस के लिए ये किया गया, रेवेन्यू के लिए हमने ये कर दिया, मिलिट्री कैंपेन्स हमने ये कर दी। आप देखें कि पर्शिया जो है, पर्शियन लैंग्वेज जो है वो इंडिया की लैंग्वेज इस तरह से कल्मिनेट होकर ट्रांसफॉर्म होकर बन जाती है। तो ट्रू सेंस के अंदर जो पर्शियन लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज बनती है वो दिल्ली सल्तनत के दौर के अंदर ही बनती है। और जो कोर्ट लैंग्वेज होती है उसको ही हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज से मुराद ही ये होता है कि जो इक़्तिदार आला की या अशराफिया की जुबान हो, जो आला अशराफ बोलते हो, तो इंडिया के अंदर उस वक्त की जो जुबान थी वो ऐसे ग्रेजुअल कल्मिनेशन के साथ जो है वो पर्शियन बन जाती है। सही हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा जो है ना वो फारसी रस्मुल खत, हरूफ तहजी, रमूज काफ के बारे में बताइएगा। अच्छा, पर्शियन का जो ये जाहिर सी बात, जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं इनके रस्मुल खत हुआ करते हैं, और पर्शियन के जो रस्मुल खत के हवाले से अगर आप देखें तो ये पर्शियन लैंग्वेज जिस आप इसको कहें लिंग्विस्टिक फैमिली से इसका ताल्लुक है, वो बेसिकली सामी जो है वो रीजन की लैंग्वेज है। सामी रीजन की लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको आप राइट हैंड से लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो लिखा करते हैं। तो पर्शियन लैंग्वेज जो है ये काफ़ी कदीम लैंग्वेज है, इवन बिफोर क्राइस्ट आपको इसकी नोन हिस्ट्री और इसके जो पीरियोडिकल्स हैं वो मिल जाते हैं, और बड़ी डॉक्यूमेंटेड किस्म की ये इसकी जो लिटरेचर है वो बड़ी नोन हिस्ट्री है, रिकग्नाइज हिस्ट्री के साथ जो है वो स्टैब्लिश्ड है। अच्छा, लेकिन जो इंडिया के अंदर जाहिर सी बात है, हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव अगर इंडिया के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडिया के अंदर इसके रस्मुल खत बिल्कुल उसी तरतीब के साथ, जिस तरतीब के साथ जो पर्शियन वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आई हैं, इंडिया ने उन्हीं को उसी तरह के साथ रिफ्लेक्ट किया। लेकिन एक चेंज जो 14th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर आती है, वो चेंज बाकी पर्शियन जो वर्ल्ड है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज। मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये पहले कैसे, कौन से रस्मुल खत में लिखी जाती थी, और फिर इंडिया में आने के बाद इसका रस्मुल खत जब तब्दील होता है तो वो रस्मुल खत कैसे आज तक इंडिया के अंदर तो चल रहा है लेकिन बाकी जो पर्शियन वर्ल्ड है उसके अंदर वो नहीं चल रहा। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका जो रस्मुल खत था वो एक कूफी रस्मुल खत था। कूफी रस्मुल खत जो है पर्शियन का, ये वही है जो बासी सल्तनत में भी आपको मिल जाता है। बड़ी अर्ली फेजेस में बासी सल्तनत के जो कुरान पाक हैं उसके ऊपर जब हम इराब लगाते हैं और उसकी पब्लिशिंग होती है, ये मुस्लिम जो एम्पायर थी उसके अंदर, तो वो जो मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड थी उसके अंदर सबसे पहले कूफी रस्मुल खत को जो है वो ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए कुरान को वो यूज किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा रस्मुल खत, ये भी पर्शियन का ही रस्मुल खत था, नसख। तो नसख का जो रस्मुल खत है ये काफी अरसे तक चलता रहता है, लेकिन ये जो नसख का रस्मुल खत है ये कमोबेश 12वीं सदी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, इन सदियों के अंदर जो है वो मुतारिफ होता है। अलबत्ता 13वीं और 14वीं सदी के बीच में एक नया रस्मुल खत जो है वो मुतारिफ होता है जिसको हम नस्तालीक कहते हैं। नस्तालीक वही रस्मुल खत है जिसे आज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत किस्म की आपको गुलाइयां अल्फाज की मिल जाती हैं। मैं अगर इसके ऊपर आपको एक वो सुना सकूं, इसकी कोर्ट वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि एक मुगल कोर्ट के जब जहांगीर का दरबार हुआ करता था तो दरबार जहांगीर के अंदर एक खतात थे, उनका नाम था मीर अली साहब। वो लिखते हैं कि मेरा कलम मौजज़े दिखाता है, मेरे अल्फाज, मेरे लफ्ज की शक्ल को अपने पर फख्र है कि वो मायनी से बरतर है। मेरे लफ्ज की शक्ल को ये फख्र है कि वो मानी से बरतर है। मेरे हरूफ की हर गुलाई की खूबी का गुंबद का आसमान भी मुतारिफ है। मेरे कलम की हर जुम्बिश की कीमत बकाए दवाम है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको, यानी कि जैसे प्रेज आप इसकी देखें वो अपनी खताती की कैसे प्रेज करते हैं। ये बेसिकली नस्तालीक के जो है वो अपना जो थे वो खतात थे। अब फारसी जुबान का जो रस्मुल खत था वो
इंडिया के अंदर इसी तरह के साथ इन्हीं तीनों जगहों से गुजरा है। अगर आप अल-तुतमुश की कब्र का कुतबा देखें तो वो कुतबा कूफी रस्मुल खत के अंदर लिखा गया, तहरीर किया गया। लेकिन उसके बाद आपको जो ज़ियाउद्दीन बर्नी की किताब मिलती है, उसके बाद आपको तारीख फिरोज शाही मिलती है, उसके बाद आपको दीगर किताबें पर्शियंस की जो मिलती हैं डेली सॉल्टनेट की, उनका रस्मुल खत बहरहाल नस्तालीक होना शुरू हो जाता है। यहां से आप इस ट्रांजिशन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाकी पर्शियन वर्ल्ड में पर्शियन लैंग्वेज ने दीगर लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशंस को, सोर्सेज को यूज करते हुए अपने आप को एक नई लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन इंडिया में 14th सेंचुरी में ये उर्दू में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। तो आगे अगर आप 200 साल आगे जाएंगे तो मुगलों के दरबार में तो आपको नजर आता है कि पर्शियन जो है वो एक नई लैंग्वेज ही क्रिएट कर देती है इंडिया के अंदर, जिसको आज हम बोल रहे हैं, जिस जुबान के अंदर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये जुबान आज से कोई 800 साढ़े 800 साल पहले यही इंडिया के दरबारों में ही पैदा हुई। तो ये जो लैंग्वेज थी वो ऑब्वियसली उसको हम उर्दू का नाम देते हैं, और इसका जो रस्मुल खत है वो नस्तालीक है, और यही रस्मुल खत फिर इंडिया के अंदर जो नस्तालीक का है वो चल रहा है। आज वैसे जो जदीद फारस है और जदीद जो पर्शियन लिटरेचर है वो भी नस्तालीक को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती ज्यादा है, इसकी जमालियाती जौक को देखते हुए इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका सवाल था इसके रमूज व अकाफ और इसकी असनाफ मैं के कह रही हूँ हवाले इसलिए से, आपसे तो इसमें इसको कमोबेश पढ़ना वही सारी समझना असनाफ है। सीखना आसान नहीं है। अगर आप देखें तो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है। इसकी एक मैं आपको फीचर बता दूं, इसमें ही और शी के लिए कोई सेपरेट जेंडर्स नहीं है। आपने एक ही ई ऊ यही जो अल्फाज हैं वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो ये मुखातिब का और कलाम करने वाले का, बोलने वाले का और सुनने वाले का, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं। जमाने इसमें दो हैं बुनियादी तौर पे, जो अगर प्रॉपर टेंसेस की बात की जाए, वैसे ये टेंसलेस इसकी स्ट्रीम में आप इसको समझ सकते हैं इसकी लैंग्वेज को। हम दो जमाने क्यों हैं? क्योंकि जो दीगर हमारी जो जुबानें हैं उनके अंदर बहरहाल जो जुबानों की तकसीम होती है वो बड़ी वाज़ेह है, उसके अंदर आप मुख्तसर और वर्ब भी जामे। चेंज करते हैं, उसके साथ साथ उस वर्ब के साथ साथ जमाने की हालत को भी वो डिनोट करती है, उसको जाहिर करती है। लेकिन पर्शियन में सर थोड़ी इंटायरली मिसाल डिफरेंट देके है। वजाहत मैं अगर कीजिएगा इस आपको बात इसकी एक मिसाल दे सकूं तो वो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए, कि जिस तरह अगर आप उर्दू में कहें वो आए बैठे खाना खाया और चले गए, तो इसके लिए हम कहेंगे आमदन नशिस्तन खूरदंद रफ्तंद। आप देखें नून दाल लगाया हमने एंड के ऊपर, आमदंद के वो आए, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं एक पास्ट के किसी इवेंट की। अच्छा, अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि वो आए हैं बैठे हैं। हम यहां पे आमदा अंद कर देंगे, अलिफ नून दाल, आमदा अंद नशिस्ता अंद गजा मी खूरंद व मी रोअंद, वही वही है सारे जो आपने अल्फाज मुझे हैं, एक दफा लेकिन याद उनके कराया साथ था, सिर्फ हमने अलिफ तराशीदम का इजाफा कर फरस्तीदम दिया है पीछे शिकस्तम, ये आपने मुझे नून पहले डाल के एक शेर याद पीछे, तो कराया। वही जो वर्ब था वो हमें नजर आ रहा है कि अब जो है वो उसकी प्रेजेंट स्टेट को जो है वो जाहिर सेम कर रहा है। सेम तो चीज ही है ना इसमें ये तकरीबन बड़ी मोर और लेस। इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्शियन लैंग्वेज इसीलिए आसान जुबान है, और इस आसान जुबान होने की वजह से ही इंडिया के अंदर इसका जो फैलाव था वो बहुत ज्यादा था। बल्कि 16वीं और 17वीं सदी का जो इंडिया था उसके बारे में ये कहा जाता था कि इंडिया फारसी बोलता है, फारसी सुनता है, फारसी में ही सोचता है। तो ये जो दीगर जुबानें भी इंडिया तक पहुंची हैं, लेकिन फारसी जैसी जामियत किसी ने इख्तियार नहीं की इंडिया के अंदर। दूसरा, इसके अंदर जो जुबान के कुछ खूबसूरतियां हैं, इसके अंदर भारी जो अल्फाज हैं वो हरूफ जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते। हरूफ तहजीज के वही हैं जो अरेबिक के हैं या जो हमारी उर्दू जुबान के हैं। लेकिन अगर आप इसके अल्फाज की सौतियात को देखें, यानी कि उसकी जो लिंग्विस्टिक जो वैल्यूज हैं उनको देखें, तो इसमें भारी लफज नहीं जाए, भारी हरूफ नहीं इस्तेमाल होगा। पे से जुमला नहीं शुरू होगा, अड़े से जुमला नहीं शुरू होगा। इसी तरीके के साथ टे से यानी कि टे जो थोड़ा सा भारी कर दे, या से उसके साथ नहीं शुरू होगा। तो अरबी के मुकाबले में फारसी के अंदर ये एक सन्फ मौजूद, फारसी की ये खूबसूरती है कि फारसी के अंदर जो अल्फाज हैं वो बड़े हल्के वजन के हैं, इनकी सौतियाती जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा है। तो इस लिंग्विस्टिक वैल्यू की वजह से आपको जो पर्शियन लिटरेचर है, आपको पर्शियन जो लैंग्वेज है, इसमें आपको ज्यादा गजल जो है वो मौसीकी के साथ यहाँ पे समा जो है वो बांधा करती थी मुगल दरबार के अंदर। गजल अकेली नहीं थी पढ़ी जाती। आजकल का तो हमारा शायर बगैर मौसीकी और बगैर साज के बैठा है, लेकिन वो गजल गो जितने भी हुए हैं मुगल दरबार में वो सारे मौसीकी के इल्म के ऊपर और उसके फन के ऊपर भरपूर जो है वो कमाल रखते थे। तो इसी तरह के साथ अगर आप और देखें कि फारसी के अंदर एक सिंथेसिस एग्जिस्ट करता है। इसकी सिंथेसिस ये है कि इसके अंदर देखें ये सारी लैंग्वेज तो डेवलप हुई पर्शिया में,
लेकिन जब इंडिया में आई तो संस्कृत के साथ भी मुतारिफ हुई, संस्कृत के साथ अरेबिक जो लैंग्वेज थी उसके साथ भी मुस्लिम स्कॉलर्स की भी लैंग्वेज रही, उसके अलावा मुस्लिम सेंट्स की भी लैंग्वेज रही, ट्रेडर्स भी आए। तो बाजारों का, ताजरों का, मजहबी लोगों का, इन सब का जो असर रसूख था, उसके नतीजे में इसमें एक बड़ा खूबसूरत इस जुबान के अंदर आपको एक बड़ी खूबसूरत सिंथेसिस मिलता है। अच्छा, और जो एस्थेटिक टेस्ट है वो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया इसके हवाले से कि ये अल्फाज जो कि वो नहीं इस्तेमाल करती, मतलब भारी किस्म के हरूफ नहीं इस्तेमाल करती, तो इसके अल्फाज बड़े हल्के रहते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसकी लैंग्वेज के साथ साथ इसके कल्चर को देखें तो वो कल्चर जिस किस्म का पर्शियन कल्चर था, जो ये दिल्ली सॉल्टनेट लेके ये मुगल दरबार ने उसको आगे इंडियन सिंथेसिस में डाला, इंडियन टेस्ट में डाला, इंडियन कलर्स में डाला, तो उसमें भी एस्थेटिक्स को कहीं लूज नहीं किया। अगर आप बाबर की किताब पढ़ेंगे, बाबर जो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की जो डायरी है, उसमें भी आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा कि उन्होंने अपने सिंथेसिस को चेंज नहीं होने दिया किसी भी सूरत में, अपनी एस्थेटिक्स पे कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इस लैंग्वेज में ये कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी अहम है। हाँ जी। सर, मुगल्स का इस हवाले से क्या किरदार रहा है बरसगीर पाको हिंद में फारसी की तरवीज के हवाले से? हाँ बिल्कुल, ये आपकी बहुत आपका रेलिवेंट सवाल है। असल में जो मुगल्स का दौर आ जाता है ना जिस टाइम के ऊपर, मुगल्स के दौर में तो मैं समझता हूँ कि फारसी अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। एक्सट्रीम पर ऐसे पहुंच जाती है कि आपके गजल की जो सनफ है, शायरी की जो सनफ है, उसके साथ साथ हर चूंकि जो मुगल जो बादशाह है उसने अपना रोजनामचा, अपनी डायरी जरूर लिखी है। अगर कोई बहुत ज्यादा, मैं इसको जरा थोड़ा सा वो मजाक के अल्फाज में कहता हूँ, अगर कोई बहुत मसरूफ बादशाह भी गुजरे, औरंगजेब आलमगीर जैसा भी, तो उसकी बहनों ने लिख दिया। तो वो फिर बहनें जो थी वो खताती करती रही, उसकी बेटी जो है वो लिखती रही, किताबत करती रही, खताती करती रही। ये जो फनून थे ये इनके घर के, यानी कि मुगल दरबार के जो घर के या रॉयल टेस्ट के जो फनून रहे हैं वो शामिल रहे। अगर आप मुगलों के दौर में देखें तो आईने अकबरी जो है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी किताब है। इसी तरह के साथ बाबर की अपनी जो डायरी है ये भी एक बहुत बड़ी किताब है, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो सेंट्रल एशियन हिस्ट्री की कंटेम्प्रेरी फिगर्स को रिकग्नाइज करता है, उनको रिकॉर्ड करता है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप्स, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लेन करता है। बाबर बाबर इंडिया के खानों के बारे में लिखता है, दरियाओं के बारे में लिखता है, इंडिया में उगने वाले फ्लोरा फौना के बारे में लिखता है, यहाँ के फने तमीर के बारे में लिखता है। इसके साथ साथ जो इंडिया के अंदर जो वॉर स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में लिखता है। एक एक वॉर जो उसने कॉन्टेस्ट की उसने उसको बड़ा ड्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, लेकिन बड़ा ब्रीफ और टू द पॉइंट वो रहा बाबर उसके बारे में। तो ये जो पर्शियन लैंग्वेज है, जब आप इसको मुगल कोर्ट में देखते हैं तो ये तो अपनी बिल्कुल एपिस्टीन पर पहुंच जाती है। और इसी का जो पहला जो नतीजा होता है इंडिया के अंदर, वो एक उर्दू मौला की तख्लीक होता है, एक आला उर्दू की जुबान की, जिसके फिर हमें बाद में शायर मिलते हैं, मीर तकी मीर आते हैं, गालिब आते हैं, और फिर हमें इकबाल जैसा जो शायर है वो भी मुयसर आता है। ये सारी स्ट्रीम जो है, आप देखें कि इवन 19 सेंचुरी के इंडिया में जिन बच्चों की अर्ली स्कूलिंग थी, अर्ली उनके मदारस में जो टीचिंग थी, वो पर्शियन और उर्दू लिटरेचर के अंदर तमीज नहीं थे किया करते, इकट्ठे पढ़ा करते थे। रिजल्टेंटली आपको जो पर्शियन जो शायर थे वो पढ़ने बड़े लाजिम थे। गालिब के कलाम में बेशुमार फारसी शायरों का कलाम जो है वो झलकता है इसी वजह से, क्योंकि मुगल स्ट्रीम जो थी वो लेकर ही इकट्ठा आई है, उर्दू मोल्ला और फारसी इकट्ठी उस गुलदस्ते में, और उसको आप अलहदा नहीं कर सकते। तो गजल का जो फन है, इसी के साथ साथ मौसीकी का जो फन है, उसके साथ साथ नए जो आपने ख्याल जो पैदा करने हैं जमीन के अंदर, वो जो तरीकाकार है, वो सारा पर्शियन लैंग्वेज ने जो है वो मुगल्स की कोर्ट के अंदर जो है वो उसकी बहारें बड़ी अच्छी लगाई। अच्छा, फिर अगर आप आते हैं मुगल्स के ही दौर के अंदर, तो आपको मालूम होता है कि रस्मुल खत जो था वो मुख्तलिफ बड़ी कशिश के साथ उसकी जो है वो तबलीग और उसकी जो तरवीज है वो की गई। अच्छा, इमारतें जितनी भी हैं, चाहे वो दिल्ली का आप वहाँ पे शाही किला देख लें, चाहे आप मुगलों के उनके मकबरे देख लें, चाहे आप कोई और बिल्डिंग देख लें जो कि सिर्फ तफरी के लिए बनाई गई हो, आपको उन इमारतों में भी किताबत और खिताब दोनों चीजें आपको खताती, और वो दोनों जो उसके ऊपर जो वो खूबसूरत किस्म की जो उसकी बाउंड्री, हाशिया, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। तो मुगल्स के दौर में तो ये एक डिफरेंट जो मैं समझता हूँ डोमेन में एंटर हो जाती है पर्शियन। और अभी भी जो उसके बाद जो ब्रिटिश इरा है, उस ब्रिटिश इरा के अंदर जो इंडिया के जब जेर तसल्लुत रहता है, तो जो पर्शियन लैंग्वेज है, आपको पता है कि मुसलमानों की जो अर्लियर जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो थी ही लैंग्वेज तब्दील होने पे,
और जो उर्दू की ज़ुबान है उसको एक कौमी मसले की हैसियत वो इख्तियार कर जाती है ज़ुबान की तब्दीली, क्योंकि ये इतना डीपली रूटेड हो जाती है मुगल्स के दौर में। हमारे रिलीजियस सेंट्स जितने भी हैं, शाह वलीउल्लाह की जो किताबें हैं, सुतात है, इर्तफात है, वो तमाम तकरीबन जो किताबें हैं वो फारसी ज़ुबान में लिखी जाती हैं। अरबी ज़ुबान के अंदर कोई लिटरेचर नहीं है जो मुगल्स के दौर में क्रिएट हुआ हो। मुगल्स के दौर में जितना लिटरेचर भी प्रोड्यूस हुआ है रिलीजियसली, वो सारे का सारा पर्शियन लैंग्वेज में है। सो में सो फतावा आलमगीरिया जो है उसके अंदर बेशुमार जो फतवे हैं वो भी फारसी जुबान के। दीगर जुबानें भी होंगी, जैसे किसी जो जिस जुबान में बोलता था उसी जुबान में उसने फतवा दिया, लेकिन उसका जो जब उसको इकट्ठा किया, कलेक्शन की गई, तो उस कलेक्शन को भी पर्शियन लैंग्वेज के साथ ही इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसी तरह के साथ कुरान करीम का भी जो तर्जुमा है वो आप देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह के दौर में, मुगल्स के दौर में हो रहा है। तो मुगल्स के दौर में ही अगर ट्रांसलेशन कुरान पाक की होती है तो वो पर्शियन लैंग्वेज में होती है। तो फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज जो है वो सोर्स बन जाती है। इवन जो उर्दू तर्जुमे इब्तदा में कुरान पाक के लिखे गए, तहरीर किए गए, वो भी पर्शियन लैंग्वेज से उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, डायरेक्ट अरबी से ट्रांसलेट नहीं किया गया। तो पर्शियन की जो जामियत थी, जो उसकी खूबसूरती थी, इसका जो निखार था, आपको इसका जो अरूज था, वो मुगलों के दौर में ही आपको मिलता है। चले सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और ये इंशाल्लाह उल अजीज बच्चों के लिए काफी 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 करामत साबित होगा। तो आपसे इंशाल्लाह एक अगली नशिस्त में मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ने के बाद।